बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड इवनिंग। प्रोग्राम मलिक लीगल करंट अफेयर्स के साथ हम जैसे आपकी खिदमत में हाजिर है और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो आपके जो कानूनी मसाइल हैं इमिग्रेशन से मुतालिक ख़ास तौर पर उस सिलसिले में आपको मालूमात दी जाती है। और हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत बड़े नॉलेजेबल पर्सन सोलिसिटर हैं हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, जनाब जावेद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरियत है। नाजरीन, आपसे गुजारिश करता चलूँ कि जिस वक्त आप हमें ये स्क्रीन पे जो नंबर आपके आ रहा है, इस नंबर पे जब आप हमें कॉल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी टेलीविज़न की आवाज़ या तो बंद कर दीजिए या इतनी कम कर दीजिए कि आवाज़ जो है वो इको ना हो और हमें आपकी सही समझ आए, आपको हमारी सही समझ आए। और दूसरा ये है कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो बात कोशिश कीजिए कि बात मुख्तसरन हो और टू द पॉइंट हो और जो भी आपका सवाल हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो बाहम पहुँचाई जाए। ऐसा है जावेद साहब कि हमारी अपनी बात शुरू करने से पहले हमें किसी और की बात लेना होगी, प्लीज़ इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से बोल रहे वालेकुम हैं? सलाम सर, मैं शाजमन बात कर रहा हूँ लंदन से। जी शादमान साहब, लंदन से, आपका क्या सवाल है? सर, मैंने अपनी वालदा को बुलाना है पाकिस्तान से जी जी, और मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ ठीक और मैं यूरोपियन हूँ, नेशनैलिटी मेरी है और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है। ठीक। और जो सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यूरोपियन हूँ, पुर्तगाल का मेरे पास पासपोर्ट है और मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ है, उसका मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? बस आपका सवाल ख़त्म हो गया ये? जी जी, थैंक यू। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप जवाब दीजिए। 2 सवाल हैं जिनके, एक तो वालदा को बुलाना चाहते हैं, दूसरा बच्चे के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें यही है कि आपकी मदर अगर आपकी डिपेंडेंट हैं, आप यूरोपियन नेशनल हैं, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता और यू नीड टू प्रूव कि वो आपकी डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा जिसमें ये होगा कि वो आपकी मदर है, दैट्स प्रूफ। या आपको जो फार्म बे होता है पाकिस्तान में, समथिंग लाइक दैट, वहाँ से प्रूव होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट एविडेंस शो करेंगे कि आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसमें कोई थ्रेश होल्ड नहीं अर्निंग्स का, एज लॉन्ग एज आप अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूके में आप काम कर रहे हैं, तो दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। जस्ट यू नीड टू प्रूव कि आपकी वो मदर है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट से और एनी डॉक्यूमेंट एविडेंस कि आप वो आप पे डिपेंड करती हैं और फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप उनको पैसे भेज रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग कि जो आपका, क्योंकि आप यूरोपियन नेशनल हैं, आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, दैट्स गुड, लेकिन आपके पास दोनों के, अगर आपकी मिसेस के पास नेशनलिटी ब्रिटिश या आपके पास है तो आपके बच्चे को नेशनलिटी मिल जाएगी। अगर आप दोनों के पास नहीं है तो आपके बच्चे की नेशनलिटी वही है जो आपकी है, प्लीज़। ठीक है, आई होप मैंने आंसर द हाँ क्वेश्चन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल में वो थोड़ा सा मैं भी ये सोच रहा था कि उन्होंने बताया था कि वो पार्ट टाइम चूँकि काम करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड तो है ही कोई नहीं। नहीं, कुछ नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको बात हो रही है मेरी? आप बिल्कुल आ रही है जनाब, आप कहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है मार्च 2009 में मैंने टीयर 1 जनरल अप्लाई किया, जी तो उसके बाद जो है इन्होंने कोई 2.5 साल लगा दिए मेरे वीजे पे और बाद में कोर्ट ने मुझे वीजा दे दिया ठीक। 3 साल का। तो अब मेरे 5 साल जो टीयर 1 जनरल पे आप हो तो उसके बाद आप इंडेफिनेट पे जा सकते हैं। मेरे 5 साल ज्यादा हो गए हैं, लेकिन टीयर 1 जनरल के ऊपर जो है वो 3 साल हुए हैं। ठीक। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मेरी एक्सटेंशन है 2 ईयर की, या मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी या मैं इंडेफिनेट पे जा सकता हूँ? जावेद साहब से पूछते हैं जी। आपका इनिशियल वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, कोर्ट में जाकर वीज़ा मिला आपको फिर? जी, कोर्ट में मुझे वीजा मिला है, तो वो 2.5 साल इसमें तकरीबन लग गए थे। बिल्कुल, आप इसमें 2 बातें हैं मेरे भाई। पहले बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये होम ऑफिस की मिस्टेक है उनका। अगर उनका डिसीजन गलत था आपकी एप्लीकेशन पे और कौन इसको अलाउ किया है, तो आपकी द डेट व्हेन यू सेंट एप्लीकेशन दे शुड कंसीडर टाइम फ्रॉम देयर। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से कि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, बट द टाइम हैज़ बीन वेस्टेड बाय फ्रॉम देयर एंड, तो आप ILR की रिक्वेस्ट कर सकते हैं 5 साल की। दैट्स वन थिंग। और अगर द सेकंड ऑप्शन आपके पास है, या फिर आप एक्सटेंशन में चले जाएंगे, वन ऑफ द अदर प्लीज। और मेरी बेटी यहाँ पे हुई है, छोटी सी एक बात है। जी जी, तो उसका जो है मैं जो है अभी अप्लाई, मैं अगर उसको वीजा ना, अगर मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ तो उसको अभी वीजा में अप्लाई ना करूँ, आफ्टर 2 ईयर्स को डायरेक्ट जो है
मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँ तो वो भी कर सकते हैं? नहीं, क्या कर मसलन क्या 2 साल बाद क्या करना चाहते हैं आप उसको? अगर मैं अभी एक्सटेंशन में जाता हूँ और अपनी बेटी के साथ मैं वीजा अप्लाई नहीं करता हूँ एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो 2 साल के बाद जब मेरा इन ILR हो जाए तो फिर वो उस वक्त मैं इसको रजिस्टर कर सकता हूँ ना? नहीं, बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सेफ साइड, क्योंकि यू नेवर नो, कभी आपको ट्रैवल करना पड़ जाए इन 2 years, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको ट्रैवल नहीं कोई खुदा को इमरजेंसी हो जाती है तो आपकी बेटी का वीज़ा नहीं होगा तो वो ट्रैवल कर ही नहीं सकेगी आपके साथ, ठीक है। 2 साल का टाइम बड़ा टाइम होता है। मैं आपको सेफ साइड ही एडवाइस करूंगा कि आप जब आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी बेटी का पासपोर्ट बनवाएं, उसको साथ भेजें और उस पर आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करें प्लीज़। इसके बाद भी जब आपको लिखें जो बात आप कर रहे हैं, अगर आपको ILR मिल भी जाता है तो फिर भी आप वही सिनेरियो अडॉप्ट कर सकते हैं जो आप बाद में करना चाहते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन इससे ये होगा, एक तो आपकी बेटी के पास वीज़ा होगा, दूसरी बात कि अगर ट्रैवल करना हो तो शी कैन ट्रैवल। सो देयर सो मेनी थिंग्स प्लीज। ठीक है, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा, इस दौरान अगर हमारे पास कुछ वक्त निकल रहा है बीच में कॉल के दरमियान में, तो इस हफ्ते में मेरा ख्याल है हमारे पास कुछ 2-4 अपडेट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, ज़रा नाजरीन की मालूमात के लिए प्लीज़। देखिए, जो अभी लोग सोच रहे थे, एक तो वो अर्निंग थ्रेशोल्ड का केस है, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया, ठीक है, दैट स्टिल पेंडिंग, ठीक है। नई जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं अभी उनकी इम्प्लीमेंटेशन ड्यू है, ठीक है, दैट स्टिल देयर। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो, चेंज किया हो, जो हम अपने क्लाइंट्स को बता सकें, नाज़रीन को बता सकें। सो जो हम लास्ट में डिस्कस किया दैट्स एज इट इज़। या ठीक है। अच्छा, 2-3 सवालात मेरे पास भी हैं, नाजरीन ऑफ एयर भी बात करते हैं हमारे साथ। अच्छा, उसमें पहली बात तो मैं ये एक बड़ी मिथ है जो मैं समझता हूँ, आमतौर पे वो वालदैन जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं होता उनको बाज़ औक़ात गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, या वो ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो पैदा होते ही उनके बच्चों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो ये ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि उन वालदैन में से किसी एक का ब्रिटिश होना ज़रूरी है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। 1981 नेशनलिटी जो लॉ आया 83 में इम्प्लीमेंट किया है, 1981 से पहले अगर लोग यहाँ पर विजिट करने भी आते थे, बच्चा पैदा होता था, उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता था, ठीक, चाहे पेरेंट्स की कोई भी नेशनलिटी है, ठीक है। लेकिन जब से नेशनलिटी लॉ आया है, ठीक है, तब से वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी ब्रिटिश, राइट, अगर आपकी नेशनलिटी क्लेम करनी है, ठीक है। और वन ऑफ द पेरेंट उनमें एक के पास इंडेफिनिट रिमेन होना चाहिए अगर वो UK में रह रहे हैं तो, तभी। अदरवाइज जो पेरेंट्स की नेशनलिटी है वही बच्चे की होगी, प्लीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शायद हमारे साथ कॉलर है, कॉल गालबन ड्रॉप हो चुकी है जी। हेलो हेलो जी, वो उनकी कॉल में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स के हवाले से एक सवाल आया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम कॉल ले रहे हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से जी? मैं हफीज बोल रहा हूँ जी, ब्लैकबर्न से। जी हफीज साहब, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरे एक अंकल थे जी, इधर UK में रहते थे जी, तो वो पिछले माह फौत हो गए हैं जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो UK के नेशनल थे जी, ठीक। और उनके बच्चे जो है ना, जी जी, वो पाकिस्तान में है, 3 बच्चे हैं और बीवी है, ठीक। तो उनका कोई लीगल राइट बनता है इधर आने का? ठीक है, पूछते हैं जावेद साहब से। सॉरी से जावेद साहब, इनका सवाल यह है कि इनके अंकल हैं, उनका पिछले महीने इंतकाल हो गया, लेकिन वो UK नेशनल थे, ब्रिटिश नेशनल थे। उनकी फैमिली जो है, बच्चे वगैरह, वो पाकिस्तान में है, उनका कोई यहाँ आने का कोई चांस बनता है? देखिए, अगर तो इनके अंकल को नेशनलिटी, उनके पास नेशनलिटी थी तो उनके बच्चों की ये वहाँ से पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो अंडर एज हैं, ठीक है, ठीक है, उनको मिल जाए पासपोर्ट, क्योंकि उनका बाप ब्रिटिश था उसकी वजह से, ठीक है, ठीक है। और लेकिन ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव करना पड़ेगा, यस या विद रिगार्ड टू देयर मदर। उनकी मदर को नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी मदर को बच्चों की वजह से वीज़ा मिल जाएगा टू ट्रैवल इन द UK। तो फिर वेल दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल का जवाब आपको यकीनन मिल गया होगा कि आपके ज़ाहिर है चांसेस हैं, तो जो भी आप करना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा था कि पिछले दिनों बहुत सारे केसेस भी ऐसे हुए हैं जहां UK BA ने बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़े हैं, लेकिन वो अभी पकड़े हैं। लेकिन पहले कॉल ले लें प्लीज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं जी? हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी, कौन? एडवाइस लानी है जी माड़ी जी। जी,
आपकी आवाज़ कुछ सही नहीं आ रही है, दोबारा कहिए। आवाज सुनती नहीं पई आपकी। जी आप बोलिए आप। हाँ जी, मैं ऐसा एडवाइस लेना है क्योंकि मैंने ना अपना भतीजा इंडिया से मंगवाया था, अच्छा जी, उसका वीजा 6 मंथ का था, ठीक है। अभी वो ओवरस्टे हो गया है। अच्छा अच्छा, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है और मेरी वाइफ जो है वो डिमेंशिया का प्रॉब्लम है ठीक है। और वही हमारी लुक आफ्टर करता है। मैं रिटायर हूँ, मैं 69 का हो गया हूँ। ठीक है, कोई ऐसा चांस है उसका वो इधर स्टे कर जाए? आप ज़रा नाम बतलाएंगे अपना प्लीज़। मेरा नाम राज सिंह है। जी राजवीर साहब, जावेद साहब से पूछते हैं जी। कितना अरसा हो गया आपके भतीजे को आए हुए यूके में? इस 11/9 को 3 ईयर हो जाएगा, लेकिन वीजा 6 मंथ का था उस वक्त जब वो आए थे। हाँ, वो विजिटर आया था, अभी ओवरस्टे हो गया है। विजिटर आया था 6 मंथ के लिए, 2011 में आया था, जून 9 2011 को आया था। ठीक है जी, ठीक है। 6 मंथ का वीजा था, लेकिन क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं है, मेरी वाइफ भी ठीक नहीं, तो और तो फैमिली में कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो ओवरस्टे कर गया क्योंकि हम ठीक नहीं, तो वो हमारी देखभाल करता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई मेडिकल रीजंस हैं, कोई मेडिकल ग्राउंड्स हैं, और अगर आपको डॉक्टर कंफर्म करता है कि यू नीड समवन, और वो जो लड़का आप कह रहे हैं अगर वो आपकी लुक आफ्टर कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज यू आर ब्रिटिश नेशनल, तो आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसके पास वीज़ा नहीं है, चांसेस आर स्लिम, लेकिन रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। बजाय कि उसको यहाँ से वापस जाए, आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस को कि ही इज़ द प्राइमरी केयर, और आप लोगों की केयर कर रहा है और आपको ज़रूरत है। अगर मेडिकल एविडेंस प्रूव करेंगी तो शायद चांसेस उसके बन जाएँ, लेकिन आपको यू कैन अप्लाई फॉर दैट एनीवे। क्योंकि मैंने ना पहले सिटी एडवाइस से एडवाइस लिया था। हेलो जी जी कहिए, आप कहिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। जी, मैं पहले सिटी एंड ब्यूरो से एडवाइस लिया था। अच्छा, लेकिन उन्होंने बोला कि ये ओवरस्टे हो गया है, अगर अप्लाई करना था तो विद इन पीरियड में करना था। ठीक है। तो अभी कोई आप बात करके मुझे देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इट्स डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। वो विजिटर आया था, उसने ओवरस्टे किया, ही हैज नो राइट टू लिव इन द यूके। ठीक है, आप 3 साल से आप कहते हो वो आपके साथ रह रहा है और आपकी एज और मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो और बंदा को लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो रिक्वेस्ट की जा सकती है होम ऑफिस से, और स्टेट की डिस्क्रिप्शन है उसका इमिग्रेशन रूल, दे माइट कंसीडर इट। ठीक, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चांसेस आर स्लिम प्लीज, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्लीज। ठीक है, चांसेस कितना का है? नहीं, चांसेस कम है आपके, लेकिन आप अप्लाई करके देख लें, शायद सैटिस्फाई आपकी डिस्क्रिप्शन यूज कर ले, उसको ग्रांट कर दे। ठीक है, ठीक है जी। राजवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके सवाल का जवाब भी आपको बड़ा मुफस्सिल मिला है। अगर कोई और कॉल नहीं है तो मैं जावेद साहब से स्टूडेंट्स के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दे आर फ्लोटिंग अराउंड, एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं चल रही है, काम वाम के भी मसले हैं। तो इस सिलसिले में आपको भी रिसेंटली मेरा ख्याल है कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, आपने कुछ केसेस ऐसे किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर किया जाए, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू दिस डेज। बिल्कुल, देखिए मैं एक वाज़ह करना चाहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट का कॉलेज बंद हो गया है या स्टूडेंट ने स्टडी सीज कर नहीं जा रहा, तो बस Tier 4 स्पॉन्सर है, वो उसकी ड्यूटी है कि होम ऑफिस को इन्फॉर्म करे कि ये स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ कॉलेज बंद हो गया तो पता चल जाएगा। अब ये होम ऑफिस की ड्यूटी है कि वो अगर उस शख्स का, उस लड़के का वीज़ा या स्टूडेंट का वीज़ा अगर 2 साल का है या साल का है या 6 माह का रहता है, तो वो उसे लेटर लिखेंगे कर्टेलमेंट का। ठीक है, अंडर इमिग्रेशन रूल। ठीक है, ठीक, उसमें ये कहते हैं कि आपकी हमें इन्फॉर्म किया गया है कि आप कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, यहाँ का कॉलेज बंद हो गया है, आपने स्टडी सीज कर दिया है, तो हम आपका वीज़ा कर्टेल करके 60 दिन पे लेके आ रहे हैं। दैट्स अ गाइडेंस, दैट्स इन द रूल एंड दैट्स अ प्रैक्टिस। मेक श्योर कि ये प्रैक्टिस है होम ऑफिस की। ठीक है, वो लेटर वो रिकॉर्ड भेजते हैं और आपको उसको साइन करना होते हैं टू रिसीव इट। यस, या बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि होम ऑफिस इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं कर रहा। राइट, सडनली जैसा कि आप अब एक स्टूडेंट का कॉलेज बंद हो गया, अब वो उसको 20 घंटे वर्क परमिशन थी, अब वो काम कर रहा है, वहाँ पर रेड करने आया, किसी को पकड़ना है, उसको भी पकड़ लिया। ठीक है, आप पकड़ लिया, आप वो कहते हैं कि इसका तो कॉलेज बंद हो गया हुआ है, अब उसको ले गए अंदर, अब उसके बाद 6 माह का वीज़ा है। ठीक है, अब उस स्टूडेंट का राइट बनता है कि मुझे
बताओ कि मेरे पास वीजा है, परमिशन ऑफ वर्क ठीक है। है, मेरा कॉलेज अभी रिसेंटली बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे होम ऑफिस का लेटर कंटेनमेंट नहीं मिला। ठीक है। दे ग्रांट 60 डेज टू स्विच द स्टेटस। ठीक है। आप किसी और टी एफ स्पॉन्सर पे जाओ और सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन और लीव द कंट्री। ठीक। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्टूडेंट के पास वीजा है और उसको लेटर ऑफ कंटेनमेंट नहीं मिला समहाउ, देन दैट्स द होम ऑफिस प्रैक्टिस एंड इट इज अ गाइडेंस कि होम ऑफिस बाउंड है उसको लेटर लिखने का। अच्छा, तो, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, एक कॉल बीच में ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो मेरा जो प्राइवेट लाइफ का था इधर, तो मैंने JR किया हुआ था, तो 1 साल के बाद इन्होंने मतलब कह रहे थे विड्रॉ करें, तो होम ऑफिस से विड्रॉ किया है, कह रहे थे 3 माह में हम लोग डिसीजन दे रहे, मगर अभी तकरीबन 6 माह होने वाले हैं, तो मतलब अभी तक कोई आप 6 माह आपको विड्रॉ किए हुए हैं? नहीं, हमने नहीं किया, होम ऑफिस खुद किया था कि हम लोग एग्री करते हैं। ठीक है। और वही कंसीडर करते हैं 3 महीने में, तो चले 6 माह होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं जावेद साहब क्या फरमाते हैं। देखिए, ये बड़ी बात किस्मती है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। होम ऑफिस दे प्लेइंग गेम्स, जहाँ पे ये देखते हैं कि अब इनका केस वीक है, दैट्स व्हाई पर्सन एक्सपीरियंस इन कोर्ट एज वेल, कि ये केस आज कोर्ट में लूज कर जाएंगे या कोई ऐसी चीज़, ये केस को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आपके वकील को चाहिए कि वहाँ कोर्ट में रिक्वेस्ट करे कि इनसे टाइम लिया जाए कि हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू रिव्यू द डिसीजन। अब 6 माह आपको हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैं कोर्ट में बात करता, प्रीमियम कोर्ट में था मैं 2 वीक्स पहले, तो यहाँ पर वहाँ पे ऐसे ही हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको एडजमेंट चाहिए, मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, जज ने एडमिट किया एडजमेंट नहीं है, फिर उन्होंने कहा हम विड्रॉ करेंगे, मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, और फिर मैंने कहा क्या शॉर्टी है कि ये कितना टाइम लेंगे, फिर जज ने उनको फ्यू वीक्स का टाइम दिया कि फ्यू वीक्स में आप इसको रिव्यू करो और डिसीजन दो इसका। सो आई एम सॉरी, होम ऑफिस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ऑन द पॉइंट अगर आपका सोलिसिटर रिक्वेस्ट कर ले जज से कि उनको वार्न किया जाए, उनको टाइम दिया जाए कि सर्टन टाइम में इसका डिसीजन दिया जाए, देन दे माई अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज 6 माह हो गए आपको, यू नेवर नो 6 माह और लग जाएंगे। क्या कर सकते हैं आप से चेज कर सकते हैं, अगर उसको नहीं देखते, अगर आपको बोधर नहीं करते हैं, तो यू कैन गो अगेन फॉर JR प्लीज, नथिंग एल्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं लाहौर से लंदन से बोल रहा हूँ, इमरान बोल रहा हूँ। जी इमरान साहब लंदन से, आपका क्या सवाल ये है? मैंने पूछा ना कि 20 मई को श्रीलंकन का, मेरे ख्याल से पता नहीं किसका कोई फैसला आना था, उसका कोई फैसला आ गया। ये उन लोगों का था जिनका केस लेक्सी में था, तो मैंने किया हुआ था कि जिनको दिया है तो उनको तो दे दिया, बाकी जो रहते हैं उनको क्यों नहीं दे रहे, तो उसका कोई डिसीजन आना था 20 मई को, कोई हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। आई एम सॉरी, मैं और एक और चीज है जी जी कि ओरल के लिए अप्लाई किया हुआ तकरीबन 8-9 माह 10 माह हो गए हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। इसके बारे में बताया जरा। किस लिए अप्लाई किया? सॉरी से अगेन। ओरल के लिए, ओरल हेयरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है? जी। ठीक है। इन कंट्री अपील थी आपकी? जी। अच्छा, ऑलराइट। देखें, जो आपका पहला क्वेश्चन था जो केस लॉ की, मैंने अभी आज नहीं दे सका, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि उस केस लॉ का डिसीजन हुआ है और क्या हुआ है। ठीक है, जैसे लगभग जो आप हमें बता रहे हैं। विद रिगार्ड टू ओरल हेयरिंग, अभी कोर्ट्स दे आर वेरी बिजी, हेयरिंग में टाइम लग रहा है 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह, इतना टाइम लग रहा है क्योंकि कोर्ट्स का मैसिव बैकलॉग है। तो आप उसमें वेट करें, इंशाल्लाह जो ही आपका टाइम आएगा वो आपको बुला लेंगे प्लीज़। ये जस्ट कोर्ट का टाइम शेड्यूल है और कोई चक्कर नहीं है उसमें। लेकिन वो जो केस लॉ आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आई विल डिस्कस दैट केस लॉ एज वेल प्लीज़। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपकी कॉल का। ज़ाहिर है होम ऑफिस के पास बहुत से बैकलॉग्स हैं, उन्होंने वो भी निपटाने होते हैं, और फिर कोर्ट के पास भी बहुत बिजी जा रही हैं कोर्ट्स। लेकिन इस सिलसिले में नाज़रीन ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी आपके वकील हैं, जो भी हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मायारी हो, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और जो आपका राइट बनता है वो आपके वकील जो है वो आप तक पहुंचाएं। एक और हमारे साथ कॉलर है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी, कौन आप कॉल? जी कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो जी। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा आप दोनों को बहुत बरकत दे, आप बड़ी नेक सलाह देते हैं लोगों को। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मेरी ये दुआ है आपकी नेक सलाह से लोगों को फायदा हासिल हो। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहें, खुदा आपको बरकत दे। मेरा एक सवाल है जी, कहिए। मैं यहाँ 9 साल हो गए मुझे। जी। मैं बिल्कुल लीगल हूँ। जी। और मैं चाहता हूँ कि परमानेंट रेजिडेंसी लूँ। ठीक। तो उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा? मेरे पास MSAT है,
ठीक। सेट एम। सेट एम, ठीक ठीक। आप दूसरी बात आप ये लॉन्ग है रेजिडेंस कि में कहना मैं- अप्लाई करना चाहते हैं, लॉन्ग रेजिडेंस पे? जी 9 साल हो गए आपको यूके में, अब लीगल है। हाँ, मैं लीगल हूँ, 9 साल हो गए, मैं डिपेंडेंट हूँ अपनी वाइफ के वीजे पे। देखें, फिर आपको 1 साल और वेट करना होगा, 10 साल पे, ठीक है। जब जी। आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो सेट एल आर है, सेट एल आर अच्छा, सेट आपका है जो ना। रेलिवेंट फॉर्म है, प्लीज। हाँ जी, आपने वो जी। सबमिट करना है, लेकिन आप पहले 10 साल का वेट करें। जब आपके 10 साल हो जाए प्लीज, तो 28 अच्छा। डेज पहले आप सेट एल आर सबमिट कर सकते हैं, और उसके साथ आपको B1 और KOLL दोनों टेस्ट पास करने होंगे प्लीज, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात यह कि मेरा पासपोर्ट जो वीजा है वो एक्सपायरी हो रहा है नवंबर में, ठीक है, तो उसके लिए मैं फिर क्या अप्लाई करना ही तो पड़ेगा ना मुझे? बिल्कुल आपको एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आपको आपका 1 साल पड़ा है। जैसे हमका 9 साल हुए हैं आपको, तो आप जिस हाँ। भी फील्ड में हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपका जो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, आप उसी में आप एक फर्दर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज। हाँ जी। तो अब जो ये 1 साल के लिए मैं अप्लाई करूंगा वीजे के लिए, एक्सटेंड के लिए, तो कौन सा फॉर्म यूज करूं मैं? आई एम सॉरी, आपका स्टेटस मुझे नहीं पता, आपका करंट स्टेटस क्या है? आप डिपेंडेंट हैं अपने स्पाउस के? मैं डिपेंडेंट हूँ। आपके स्पाउस का स्टेटस क्या है? फॉर्म का तो स्टेटस पहले, मेरी वाइफ जो है वो परमानेंट वीजा है यहाँ पे, उनका परमानेंट रेजिडेंसी है। तो आपको क्या वीजा मिला डिपेंडेंट का, कि आप डिपेंडेंट कैसे हुए हैं फिर? मेरा तो एक बार 2 साल रिन्यू हुआ था, एक बार 3 साल, एक बार 4 साल, तो 9 साल हो गए इस तरह से। डिपेंडेंट स्पाउस का वीजा रिन्यू हुआ है आपका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर आप इसी को रिन्यू करवाएंगे, एक्सटेंशन अच्छा। FLR। अगर आप स्पाउस में जा रहे हैं तो आप FLRM सबमिट करेंगे, अच्छा, SLR FLRM। मैं लिख लेता हूँ, SLRM। FLLR। नो जी। अच्छा, इस फॉर्म को यूज नहीं करना जी, है मुझे। सुन ले दोबारा, FLR फर्दर लीव टू रोमेन, अच्छा, FLR M और FLRM। M फॉर मदर। जी बिल्कुल यही है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया जी आपकी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आपके और कॉल ये पर। फीस कितनी होगी इसकी? अब ये फीस आप फॉर्म पे लिखिए, अब चेक कर लेना प्लीज, ठीक है प्लीज। अच्छा, ठीक है। उस पर लिखी Okay, होती है, thank वहाँ you पे very much. आपको वो पता चल जाएगा। और वैसे भी होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी ये मौजूद होती हैं। अगर समझ ना आए तो फिर किसी अच्छे सोल्यूशन से रब्ता कर लें, अगर आप समझते हैं तो प्लीज। अगर मजीद कॉम्प्लिकेशन है तो किसी अच्छे सोलिसिटर के पास आप जा सकते हैं। Please. मेरा ख्याल है हमारे साथ एक और कॉलर है। अच्छा, कॉलर नहीं है जी, हमारा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक्स तो ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है जी। बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंशाल्लाह नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मलिक लीगल करंट अफेयर्स। हमारे साथ जावेद अकबर साहब मौजूद हैं जो माहिर कानून हैं और सोलिसिटर हैं यहाँ पे। वो आपके लीगल जो मशवरे आपको दिया करते हैं इमिग्रेशन से मुतालिक। और हमारे साथ कॉलर ऑलरेडी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं फरीद बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी सलीम साहब, आपका क्या सवाल है? जी मैं जो है ना, मेरा ये सवाल जी, मेरा यहाँ पे ना 4.5 साल हो गए इंग्लैंड में। मैं 2 लेवल पे आया था, किस लेवल पे? किस लेवल पे आए थे आप? मैं लेवल 4 स्टूडेंट वीजे पे आया था। अच्छा ठीक है, टियर 4 पे, ठीक है जी। तो मसला ये पूछना था, मैंने अब तक जो है ना कि लेवल 5 कंप्लीट कर लिया, 4.5 साल हो गए। अच्छा ठीक। गॉन। हेलो। तो मेरा सवाल ये था कि जो टाइम गेट इन्होंने कैप लगाया हुआ है ना होम ऑफिस वालों ने। अच्छा जी। तो अभी मैं यहाँ से लेवल 6, 7 और इन्होंने नया लेवल भी निकाला है कॉलेज में 8। तो मैं फर्दर एक्सटेंशन कितनी साल तक यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ लीगली एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट कितनी एक्सटेंशंस आप ले सकते हैं? जी फर्दर, क्योंकि मैं जब आया था मैं लेवल 4 पे आया था। मेरा सवाल सुन ले आप प्लीज जी। तो मैं लेवल 4 पे आया था, तो मैंने लेवल 4 कंप्लीट कर लिया, लेवल 5 कंप्लीट है और मुझे 4.5 साल हो गए हैं अभी तक टिल नाउ एज ए स्टूडेंट। तो मैंने अभी फर्दर जो मेरा एक्सटेंशन करनी है लेवल 6, लेवल 7 और इन्होंने निकाला लेवल 8। तो मैं और कितनी साल यहाँ पे लीगली एज ए स्टूडेंट रह सकता हूँ? देखिए, मैं आपको आपके रेफरेंस से भी और 2 लोग और सुन रहे हैं स्टूडेंट के रेफरेंस बता देता हूँ। कैप है कि आप जो लेवल 4 कह रहे हो, लेवल 5 दैट्स नो डिग्री लेवल। सो लेवल 4 लेवल 5 में आप 3 साल तक कर सकते हो। उसके बाद आप डिग्री लेवल 6 में लेवल 7 में चले जाते हो विच इज़ डिग्री लेवल, उसमें आप 2 साल कर सकते हो। उसके बाद PhD में 3 ईयर्स, 8 साल का आपका कैप है, ठीक है। आपने लोअर लेवल में ही 5 साल स्पेंड कर दिए हैं। तो मुझे आई एम डाउटफुल कि आपको कोई कॉलेज फर्दर एक्सटेंशन देगा, क्योंकि शायद वो आपको वीज़ा ही ग्रांट ना करें कि आपने ऑलरेडी आपके जो डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन है उससे लोअर लेवल में ही उतना टाइम लगा दिया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। शायद आपको वीज़ा ग्रांट कर दें, वरना वो ये भी कहेंगे आप वापस जाओ वहाँ से वीज़ा लेके आओ प्लीज़, ठीक है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपकी कॉल का। और हम अपनी गुफ्तगू वहीं पे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। तो बिल्कुल सर, उसमें यही है कि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई अरेस्ट करता है और आपको कॉलेज 1 माह पहले बंद हुआ था, तो ज़ाहिर वो आपको अरेस्ट करने नहीं आए हैं, वो आए तो किसी और को अरेस्ट करने थे। अचानक ही आप आगे मिल गए। लेकिन उनके नोटिस में है जी कॉलेज बंद हो गया, ये यहाँ क्या कर रहा है। देन स्टैंड ऑन योर फीट्स, टेल देम व्हाट्स द लॉ से, व्हाट द प्रैक्टिस से, व्हाट्स द गाइडेंस से कि 60 डेज हमें ग्रांट करने चाहिए। और हमें होम ऑफिस का लेटर भी तक नहीं मिला 60 डेज का कटेलमेंट का। ठीक है। उसको बताओ मेरा वीज़ा 6 माह का है अभी तक, लेकिन मुझे होम ऑफिस का कोई लेटर नहीं मिला। 1 माह मेरा कॉलेज पे बंद हुआ है। तो वेल आप मुझे किस बात पे रेस्ट कर दो? यू कैन रेस्ट मी, आप पॉलिसी को अडॉप्ट करो और मुझे कटेलमेंट लेटर दो 60 डेज का, देन आई सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन। सही, ठीक है। सो दैट्स द गाइडेंस एनीवे, और इसी पे आपको फाइट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कॉलर हैं जी, देखते हैं कौन और कहाँ से जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सवाल करना था इनसे। जी कहिए। मैंने अपने 7 इयर्स के ऊपर बच्चों पर केस डाला था, वो रिफ्यूज हो गया था। जी। तो फिर हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल उनको लेटर भेजा था। ठीक। तो उन्होंने उसके जवाब में हमें फौरन विदिन 14 डेज हमें लेटर लिखा था कि हम रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। बट अभी रिकंसिडरेशन के लिए भी उन्होंने समझी जनवरी की बात है, तो तकरीबन 4-5 महीने हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमें हमारे सॉलिसिटर ने कहा कि हम MP को अप्रोच करें। तो ये सही है अगर हमने भी MP को अप्रोच किया है और वो उन्होंने कहा है कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर वो हमें बताएंगे। तो ये मुझे आप बता सकते हैं अगर MPs बीच में आते हैं तो फिर कितना टाइम लगता है और क्या तरीका होता है? जी जावेद साहब से पूछते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आपका केस नहीं है, एवरी थर्ड केस इज लाइक दैट कि होम ऑफिस आपको GR प्री एक्शन प्रोटोकॉल जब जाता है उसमें वो विड्रॉ कर लेते हैं कि भी ठीक है हम इसको रिकंसिडर करेंगे, या GR में विड्रॉ कर लेते हैं, रिकंसिडर करेंगे, और उसके बाद वो 1 माह का कह के 6 माह जवाब नहीं दे रहे हैं। दैट्स द कॉमन प्रैक्टिस। ये सिर्फ आपका केस नहीं है, हर तीसरे केस में यही हो रहा है। बिल्कुल आपको MP को अप्रोच करना चाहिए,
एमपी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, होम ऑफिस में उनको लिख सकते हैं, और अगर होम ऑफिस की कहीं मिस्टेक है तो शायद वो एमपी की बात में आके वो आपको डिसीजन जल्दी दें और शायद पॉजिटिव डिसीजन भी दे दें। आपको बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए। अगर एमपी की बात में भी उनके वो इसको रिएक्ट नहीं करते हैं तो फिर जेआर स्टिल देयर, आपके पास अभी राइट्स हैं जेआर में जाने के। फिर अच्छा, और कितना टाइम लगता है अगर एमपी उनको लेटर लिखते हैं तो? देयर नो टाइम शेड्यूल, कोई नहीं है। एमपी को वो जवाब दे देंगे, यस हम कंसिडर कर रहे हैं, जवाब जरूर देंगे एमपी को, वो विद इन मंथ दे दें, विद इन 2 वीक्स दे दें, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन कब कंप्लीट करेंगे इसका कोई टाइम नहीं है। आई एम सॉरी। अच्छा, इस सिलसिले में टाइम लिमिट कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम लिमिट कोई नहीं है। ओके, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स को खुद भी पता होना चाहिए कि हमारा क्या राइट बनता है, और ख़ास तौर पे वो जो कहीं अचानक कहीं अरेस्ट हो जाते हैं किसी वजह से और उनको पता नहीं होता, तो वो ये उनका हाथ में ये कार्ड है, ये